हेलो फ्रेंड्स, मैं नेहा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स अड्डा पर। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको फिजिक्स से रिलेटेड हर टॉपिक बहुत ही आसानी से समझाया जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में फिजिक्स के इंट्रोडक्शन और मोशन का बेसिक जाना था और आज हम उसी के आगे डिस्कस करेंगे। चलिए, जो हमने लास्ट वीडियो में जाना था उसको एक क्विक रिवाइज कर लेते हैं। हमने अपने लास्ट वीडियो में मोशन का डिफिनीशन, फिजिक्स का इम्पोर्टेंस, फिजिकल क्वांटिटीज़ यानी कि भौतिक राशियाँ क्या होती हैं, उनके प्रकार, सदिश राशियाँ, अदिश राशियाँ और मात्रक और प्रतीक का क्या महत्व है फिजिक्स में, ये जाना था। ओके, चलिए अब आगे बात करते हैं गति की। दोस्तों, गति की अवधारणा कहाँ से आई और गति के सापेक्ष एक दूसरा टर्म क्या होता है? विराम यानी कि रेस्ट। इन गति और विराम को समझने के लिए हमें पहले गति की अवधारणा को जानना होगा। कि अभी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि गति क्या होती है, तो वहाँ पर आपने जाना था कि गति किसी भी ऑब्जेक्ट की समय के सापेक्ष उसके स्थान में परिवर्तन गति कहलाती है। ओके, अब आप मुझे ये बताइए कि किसी भी ऑब्जेक्ट की गति को निर्धारित करने के लिए हमें सबसे ज़्यादा क्या चीज़ ज़रूरी होगी? कुछ याद है आप लोगों को? चलिए मैं बताती हूँ। हमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा एक मूल बिंदु यानी कि एक ऑरिजिन पॉइंट। अब ये ऑरिजिन पॉइंट कहाँ से आएगा? और क्या हर ऑब्जेक्ट के लिए या एक ही ऑब्जेक्ट के लिए हमेशा एक ही ऑरिजिन पॉइंट रहेगा? तो दोस्तों, ऐसा नहीं होता। हर ऑब्जेक्ट के लिए ऑरिजिन पॉइंट अलग अलग हो सकते हैं और एक ही ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग सिचुएशंस में ऑरिजिन पॉइंट अलग अलग हो सकते हैं। अभी ऑरिजिन पॉइंट होगा क्या? तो सपोज़ कीजिए आप अपने घर से स्कूल जाते हैं साइकिल से या बस से। मान लीजिए, पहले एग्जांपल में हम समझ लेते हैं कि साइकिल से आप अपने स्कूल जा रहे हैं अपने घर से। तो आप अपने घर से निकले अपने स्कूल जाने के लिए और रास्ते में आपने कोई पेड़ देखा और आप साइकिल से हैं, तो उस वक्त आपको ये फील नहीं होता कि आप मोशन में, आपको ये फील होता है कि वो पेड़ पीछे की तरफ जा रहा है, वो मोशन में, वो गति कर रहा है। ठीक बात, ऐसा होता है कि नहीं? तो जब आप गति कर रहे हैं, आपने किसी रेस्ट की चीज को देखा, एग्जैक्टली पेड़ तो गति नहीं करता ना, हम यही तो जानते हैं। जब आपने खुद की गति की अवस्था में किसी विराम की चीज को देखा तो वो आपके लिए गतिमान हो गई। आप अपने को अगर ऑरिजिन पॉइंट माने, खुद के सापेक्ष उस पेड़ को देखें, तो आपके लिए वो गतिमान आपको महसूस हुआ। और अब बात करते हैं कि अगर आप बस से अपने स्कूल जा रहे हैं, आप अपने घर से अपने बस से स्कूल जा रहे हैं, कोई आप अपने घर से बाहर आपको कोई ड्रॉप करने आता है, तो आप जब बस में बैठे और बस चलने लगती है, और अगर अब आप अपने को ऑरिजिन पॉइंट माने बस के अंदर बैठने के बाद, बस को चलने के बाद, तो आप अपने घर और घर के बाहर खड़े उस व्यक्ति को क्या पाते? जैसे ही आपकी बस चलती है, आपको लगता है आपका घर और वो व्यक्ति पीछे की तरफ गए, और आप, आपके क्लासमेट्स जो बस के अंदर हैं, जो टीचर्स हैं, वो सब लोग रेस्ट की पोजीशन में, ऐसा आपको महसूस होता है। ठीक बात। और अगर हम उस व्यक्ति की सापेक्ष देखें जो घर के बाहर आपको ड्रॉप करने आए थे, तो जब आपकी बस चलती तो उन्हें क्या फील हुआ कि आपकी बस, आप, आपके साथ बैठे सारे क्लासमेट्स और टीचर्स, वो सभी लोग जो बस के अंदर मौजूद हैं, वो सब मोशन में आ गए और सब आगे की तरफ बढ़ने लगे। तो फ्रेंड्स, हर किसी के नज़रिए से, यानी कि जिस मूल बिंदु से जो कोई देख रहा है किसी ऑब्जेक्ट को, वहाँ से हर चीज़ की, हर ऑब्जेक्ट की मोशन की डेफिनेशन यानी कि मोशन की स्थिति बदल जाती है। अब आप कहेंगे इस तरह से तो बड़ा कंफ्यूजन रहेगा, किसी के लिए पेड़ चल रहा है तो किसी के लिए साइकिल, और किसी के लिए बस मूव कर रही है तो किसी के लिए घर। अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए? तो आपने कहा कि चलिए हम अपनी और खुद की, ये सामने वाले की ओरिजिन पॉइंट नहीं लेते, किसी अनदर पॉइंट को ओरिजिन पॉइंट ले लेते हैं जो मूव ना कर रही हो। तो हम ये जानते हैं फ्रेंड्स कि अगर हम अर्थ के अंदर कोई भी पॉइंट लेते हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है कि वो मूव ना कर रहा हो? अब आप सोचेंगे ये मैं क्या कह रही हूँ।
अर्थ के अंदर ऐसे कैसे नहीं पॉसिबल है। अभी मैं आपके सामने ये वीडियो बना रही हूँ, मैं खड़ी हूँ, मैं भी तो स्टेबल खड़ी हूँ। आप अगर एक जगह बैठकर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपको लगेगा कि आप भी बैठे हुए हैं, आप भी तो रेस्ट की पोजीशन में ही हैं। पर फ्रेंड्स ऐसा नहीं है, क्योंकि अर्थ 24 घंटे साल के 365 दिन अपनी एक्सिस पे मूव करती रहती है और एक ऑर्बिट पे चक्कर भी लगाती रहती है। वो ऑर्बिट सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ये एक्सिस पृथ्वी की अपनी खुद पर एक्सिस पे घूमती रहती है। तो अर्थ के अंदर रहकर कोई पॉइंट रेस्ट में कैसे हो सकता है? तो अब आप मुझे कहेंगे कि अर्थ के बाहर ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स अर्थ के बाहर भी जो भी आप पॉइंट लेना चाहें, किसी अनदर ग्रह पर, तारे पर या किसी पर भी, क्या कोई भी स्टेबल है? सब कहीं ना कहीं अपनी एक्सिस पे मूव कर रहे हैं, किसी ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं। तो क्या एग्जैक्टली इस यूनिवर्स में कोई भी रेस्ट की पोजीशन एग्जिस्ट करती है? नहीं। यानी कि रेस्ट की कोई पोजीशन रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये हमारे आपके इमेजिनेशन का हिस्सा है। मैंने आपसे पहले ही वीडियो में बताया था कि फिजिक्स जो है आपको इमेजिनेशन से ही सबसे ज़्यादा समझ में आएगी। और अब आपने जाना कि रेस्ट की कोई एग्जैक्ट पोजीशन नहीं होती, वो सिर्फ एक इमेजिनेशन है। वास्तव में हर चीज़ एक गति कर रही है। वो कैसे भी गति हो सकती है, कोई समझ में आने वाली, कोई ना समझ में आने वाली, कोई छोटी, कोई बड़ी। ठीक है। तो अब हमारा जो सवाल था कि मूल बिंदु किसको मारे, वो तो वहीं का वहीं रह गया। तो दोस्तों इसके लिए हमारे साइंटिस्ट ने एक तरीका निकाला। उन्होंने हमें एक्सिस पे, यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के कट पॉइंट पर हमको एक पॉइंट दिया, जिसे हम कहते हैं ओ पॉइंट, मूल बिंदु, जिसका निर्देशांक 0,0 होता है। उसे एकदम नील मान लिया हमने। याद रखिए, मान लिया, है नहीं ये। ओके। तो हमारे लिए हर ऑब्जेक्ट का ओरिजिन पॉइंट यही ओ पॉइंट 0,0 ही होगा, जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के कट पे आएगा। ओके। चलिए, ये तो बात हो गई गति की अवधारणा की, गति की अवस्था और विराम की अवस्था की। आपको दोनों में अंतर भी समझ में आ गया होगा और ये भी समझ में आ गया होगा कि इन दोनों को आप कैसे अलग अलग डिफाइन करेंगे। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं सरल रेखीय गति की। ये गति का ही एक रूप है, तो इसको हम समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, इस पेन को हम अपना एक सरल रेखीय पथ मान लेते हैं। इस पॉइंट को हम ओ पॉइंट, इस पॉइंट को हम बी पॉइंट और इस पॉइंट को हम ए पॉइंट मान लेते हैं। ओके। पूरे पेन की लेंथ हम मान लेते हैं 9 सेंटीमीटर। ओ पॉइंट से बी पॉइंट के बीच की लेंथ हो गई 3 सेंटीमीटर और बी पॉइंट से ए पॉइंट तक की दूरी हो गई 6 सेंटीमीटर। ओके। अब देखते हैं इस ऑब्जेक्ट को। मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट ने ओ पॉइंट से चलना शुरू किया और बी पॉइंट तक जाने में समय लगाया 1 सेकेंड और बी पॉइंट से ए पॉइंट तक जाने में समय लगाया 2 सेकेंड। ओके। तो अब यहाँ पर दोस्तों आप देखिए कि इस ऑब्जेक्ट के द्वारा कितना टोटल दूरी तय किया गया, 3 + 6 यानी कि 9 सेंटीमीटर और लगा हुआ समय टोटल 3 सेकेंड। ठीक है। यहाँ से हम इसकी गति की जो दर है उसको ज्ञात कर सकते हैं। उसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। अभी फिलहाल हम ये देखते हैं कि यह ऑब्जेक्ट कैसी गति कर रहा है। इसने 1 सेकेंड में कितनी दूरी तय करी, 3 सेंटीमीटर, और 2 सेकेंड में यानी कि अगले 1 सेकेंड में इसने कितनी दूरी तय करी होगी, 3 सेंटीमीटर, और उसके बाद कितनी दूरी तय करी, 3 सेंटीमीटर। यानी कि इसने समान समय अंतराल में समान दूरी को तय किया। ठीक बात। यानी कि इसकी गति कैसी हुई, एक समान गति, यूनिफॉर्म मोशन। ये गति का ही एक प्रकार है। तो दोस्तों अब बात करते हैं गति के प्रकार की, यानी कि एक समान गति और असमान गति। दोस्तों एक समान गति के बारे में मैंने आपको अभी बताया कि इस पेन पर यह ऑब्जेक्ट एक समान गति कर रहा था। वो कैसे, समान समय अंतराल में तय की गई दूरी समान हो तो उसे हम एक समान गति कहेंगे।
और अब बात करते हैं असमान गति की। दोस्तों आप इसको भी एक एग्जाम्पल से समझिए कि आप अपने घर से स्कूल जाने के लिए निकलते हैं और आप स्कूल के लिए जब अपने घर से स्टार्टिंग पॉइंट पर निकले तो उस टाइम आप बिल्कुल ज़ीरो पे थे। आपने कुछ अपने इमोशन को बढ़ाया, थोड़े टाइम तक आप एक सेम मोशन में गए और कहीं पर आपने अगर टर्न लिया तो वहाँ आपका मोशन चेंज हुआ, कुछ आपने अपने मोशन में थोड़ा परिवर्तन लाया, कुछ तेज़ी करी, कुछ धीमी करी, और कहीं पर आपने ब्रेक लगाया, कहीं पर आपने अपनी स्पीड को बढ़ाया और कहीं पर आपने कम किया और कहीं आप रुक भी गए। तो इस तरीके से आपने देखा कि आप कहीं पर भी एक समान तरीके से मूव नहीं कर रहे थे। ओके, जहाँ आपने अपने मोशन को बढ़ाया वहाँ आपने दूरी को भी ज़्यादा तय किया होगा और जहाँ आपने अपने मोशन को कम किया वहाँ आपकी दूरी भी कम हुई होगी, समय ज़्यादा लगा होगा। जिस जगह मोशन तेज है वहाँ पर समय कम और दूरी ज़्यादा हो गई। तो इस प्रकार असमान गति की क्या परिभाषा बनती है दोस्तों? समान समय अंतराल में अगर तय की गई दूरी असमान हो तो उसे हम क्या कहेंगे? असमान गति, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक बात। चलिए अब यहाँ पर दूरी की बात आई है तो हम बात करते हैं दूरी तथा विस्थापन की। दोस्तों दूरी क्या है? अभी हमने आपको बताया कि इस पेन में इस ऑब्जेक्ट द्वारा तय की गई कुल दूरी हमने कितनी निकाली थी? 9 सेंटीमीटर। ओके, अगर हम इस एग्जाम्पल में देखें तो इसके स्टार्टिंग पॉइंट और इसके एंडिंग पॉइंट जहाँ पे इसकी जर्नी खत्म हुई उसके बीच की दूरी कितनी हुई? उसके बीच की दूरी हो गई 9 सेंटीमीटर। और इस ऑब्जेक्ट द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी हुई? 9 सेंटीमीटर। यानी कि इस कंडीशन में, इस एग्जाम्पल में इस ऑब्जेक्ट की दूरी और विस्थापन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों ही सेम है। ओके, और अगर हम इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा चेंज करते, देखिए कैसे। ये मान लीजिए ये हमारा पूरा एक पथ हो जाता है। ये इस पेन की टिप जो है वो O पॉइंट, ये पॉइंट B पॉइंट, और जहाँ मेरी ये फिंगर है वो पॉइंट आपका A पॉइंट हो जाए। और अगर अब कोई ऑब्जेक्ट इस O पॉइंट से B पॉइंट पर और B पॉइंट से A पॉइंट पर आता है तो इसकी डिस्टेंस कुछ बदल जाएगी। मान लीजिए इस कैप की लंबाई हो गई 2 सेंटीमीटर। तो अब इस ऑब्जेक्ट द्वारा टोटल कितनी डिस्टेंस कवर की गई? पूरे पेन की लंबाई थी 9 सेंटीमीटर, ये इंक्रीज जो हमारा पथ हुआ वो 2 सेंटीमीटर, ऊपर से 9 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर। इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट की टोटल तय की गई दूरी कितनी हुई? 11 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन की। तो दोस्तों विस्थापन यहाँ पर कुछ और आएगा, वो 11 सेंटीमीटर नहीं आएगा। इस ऑब्जेक्ट ने कहाँ से चलना शुरू किया? यहाँ से, और ख़त्म कहाँ किया? यहाँ पर। तो किसी भी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी, दोस्तों क्या इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की न्यूनतम दूरी का तरीका सिर्फ यही है? नहीं, न्यूनतम दूरी यहाँ से यहाँ वर्टिकली भी मापी जा सकती है। चलिए मान लेते हैं कि ये वर्टिकल दूरी हो गई 9 सेंटीमीटर। ओके, तो इसका विस्थापन कितना हुआ? 9 सेंटीमीटर। और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना था? यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इसका? 9 सेंटीमीटर। और टोटल कितनी डिस्टेंस इसने कवर करी? 11 सेंटीमीटर। तो दोस्तों यहाँ पर हम दूरी और विस्थापन से क्या समझते हैं? किसी भी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी, उसके पूरी अवस्था में कितना परिवर्तन हुआ टोटल, उसको हम क्या कहेंगे? दूरी यानी कि डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट की परिभाषा ये है कि किसी भी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था के बीच की न्यूनतम दूरी ही उसकी डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन होता है। ओके, चलिए अब बात करते हैं दूरी और विस्थापन के मात्रक की। दोस्तों इन दोनों में ही हम कहीं ना कहीं लंबाई को ही माप रहे हैं, तो इनका मात्रक SI पद्धति में मीटर होगा। और अब बात करते हैं कि इनमें से सदिश राशि कौन सी है और अदिश राशि। अब आप कहेंगे कि ये दोनों अगर लंबाई माप रही हैं और एक ही टर्म का अलग अलग वेरिएशन है
तो इनमें से सदिश और अदिश क्या अलग अलग होंगी? तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप कि दूरी एक स्केलर क्वांटिटी यानी कि एक अदिश राशि है और विस्थापन एक सदिश राशि है। देखिए वो कैसे, इस एग्जाम्पल में आपने ये देखा कि दूरी अगर इस तरीके से मापी गई तो भी 11 सेंटीमीटर थी, और अगर हम इसको इस पे जोड़ दें और फिर वही सिचुएशन लगा दें तब भी ये दूरी क्या होगी? 11 सेंटीमीटर। ओके, लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना था? जब हम इस तरीके से कैलकुलेट कर रहे थे तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जो है वो था 9 सेंटीमीटर, क्योंकि हम यहाँ पर इस तरीके से वर्टिकली इसको कैलकुलेट कर रहे थे। लेकिन अगर हम इसको यूं ऐड कर देते हैं और इस पोजीशन में अब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट भी 11 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी कि डायरेक्शन के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट में इफेक्ट आता है। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का ही इम्पोर्टेंस है। तो इसलिए विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई, एक सदिश राशि, और दूरी एक अदिश राशि हो गई। ओके, चलिए अब एक और टर्म पे बात करते हैं। क्या कभी किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा तय की गई दूरी शून्य हो सकती है? तो आंसर है इसका कि नहीं। अगर किसी भी पॉइंट, किसी भी ऑब्जेक्ट ने मूव किया है तो उसकी डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं हो सकती, मगर डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकती है। वो कैसे? देखिए इसी एग्जाम्पल से समझते हैं कि इस O पॉइंट से उसने चलना शुरू किया था ऑब्जेक्ट ने, O पॉइंट से B पॉइंट पे गया, B पॉइंट से A पॉइंट पे गया। अगर ये A पॉइंट से वापस B पॉइंट पे आए और B पॉइंट से O पॉइंट पे, यानी कि आप स्कूल से घर गए और घर से वापस स्कूल आए, ठीक बात। अगर इस पूरे एग्जाम्पल में आपके द्वारा तय की गई दूरी की बात करें तो वो आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। आप स्कूल से घर गए, घर से स्कूल गए, स्कूल में जाकर आपने अपनी क्लासरूम तक गए, वहाँ पे आपने दिन भर एक्टिविटीज़ की, उसके बाद आप वापस अपने स्कूल से घर आए, तो यहाँ पर आपके द्वारा तय की गई दूरी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। पर अगर बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? आप इस घर से ही चलना शुरू किए थे और वापस घर ही आ गए, तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी क्या हुई? 0। यानी कि विस्थापन किसी पॉइंट पर 0 भी हो सकता है। ओके, चलिए अब बात करते हैं चाल और वेग के बारे में। तो पहले हम चाल को समझते हैं। दोस्तों, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या कभी एक जैसी रह सकती है? नहीं, स्पीड एक जैसी हर समय नहीं रह सकती। मगर हमने इस एग्जाम्पल में देखा था कि इसने जो है, इस ऑब्जेक्ट ने 1 सेकेंड में 3 सेंटीमीटर तय किया था और अगले 2 सेकेंड में इसने 6 सेंटीमीटर दूरी तय करी थी एग्जाम्पल में। तो यहाँ पर इसकी चाल क्या हुई? चाल का फॉर्मूला दोस्तों होता है दूरी बटे समय, ठीक है। तो यहाँ पर इसने कितनी दूरी तय करी? 9 सेंटीमीटर, और समय कितना लिया? 3 सेकेंड। तो 9 सेंटीमीटर बटे 3 सेकेंड, और इसका चाल आ गई आपके 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसको आप SI यूनिट में मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लेंगे और इसका रिजल्ट जान लेंगे, ठीक है। मगर अगर हम बात करें अपनी डेली लाइफ की, जहाँ पर हम एक्चुअल में सारी चीज़ें करते हैं, क्या कभी भी हमारी चाल जो है वो एक समान होती है? जहाँ पर हम समान समयांतराल में अपनी चाल जो है वो समान तरीके से कवर कर रहे हो, ऐसा नहीं होता है। तो ऐसी कंडीशन में हम उसे क्या कहेंगे? अपनी असमान चाल, जिसके लिए हमको एक एवरेज स्पीड निकालनी पड़ती है, यानी कि औसत चाल निकालनी पड़ती है। तो दोस्तों, उस औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, इस एग्जाम्पल में इसने इस पॉइंट पे जो भी दूरी तय करी, यहाँ पर जो दूरी तय करी वो हो गई इसकी डिस्टेंस 1 और ये डिस्टेंस 2। यहाँ पे जो समय लिया गया वो T1 और यहाँ पे जो समय लिया गया वो T2। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला यानी कि औसत चाल का फॉर्मूला ये होता है किसी भी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी बटे
उस दूरी को तय करने में लगा कुल समय, वो हो गई उसकी एवरेज स्पीड। ओके, और इसका जो फॉर्मूला है वो वही रहेगा आपका मीटर पर सेकेंड, जो चाल के लिए आपने यूज़ किया था एसआई पद्धति में। ठीक है, अब बात करते हैं वेग की। तो दोस्तों वेग का सिंपल फॉर्मूला होता है विस्थापन बटे समय, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और वेग जो है, आप हमेशा ये जान लीजिए कि विस्थापन एक सदिश राशि है, उसी के साथ साथ वेग भी एक सदिश राशि है। यहाँ पर वेग जो है वो दिशा के साथ चाल को निरूपित करता है। वेग को सिंपली हम ये बता सकते हैं, दिशा के साथ साथ जो चाल की दर है उसे क्या कहेंगे, वेग, यानी कि वेलोसिटी। इसका फॉर्मूला होता है वेग बराबर विस्थापन बटे समय। इसका भी मात्रक एसआई पद्धति में मीटर पर सेकेंड ही होता है और ये एक सदिश राशि है। अब बात करते हैं कि जैसे हमने जाना कि एक ही ऑब्जेक्ट की एक पूरे पथ में एक समान स्पीड नहीं रहती, तो ठीक उसी तरीके से इसकी वेलोसिटी भी हर जगह एक जैसी नहीं रह सकती। अब बात करते हैं कि अगर इसकी वेलोसिटी हर जगह चेंज हो रही है तो हमें उसके लिए भी एक एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ओके, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला, अब आप लोग कहेंगे कि वो एवरेज स्पीड के जैसा ही सेम टू सेम होगा, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला एवरेज वेलोसिटी के समान बिल्कुल भी नहीं है। एवरेज वेलोसिटी के लिए हम जो फॉर्मूला लगाते हैं उसको आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए इस पेन पर यहाँ से लेकर यहाँ तक इस ऑब्जेक्ट ने 3 सेंटीमीटर की दूरी तय करी 1 सेकेंड में, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है उसको 2 हिस्सों में कर देते हैं। अभी हम ए यहाँ तक भी कर देते हैं। पहले इस पॉइंट को हम एक बीच का मिड पॉइंट सी मान लेते हैं। ओ पॉइंट से बी पॉइंट तक की दूरी इसने तय करी 1 सेकेंड में, बी पॉइंट से सी पॉइंट तक की दूरी इसने तय करी 2 सेकेंड में, और सी पॉइंट से ए पॉइंट तक की दूरी इसने तय करी 1 सेकेंड में। यानी कि यहाँ पर इसकी वेलोसिटी v1, यहाँ पर v2 और यहाँ पर v3। अब आती है बात एवरेज वेलोसिटी की। तो अभी आपने एवरेज स्पीड में देखा कि हमने फॉर्मूला क्या लगाया, तय की गई कुल दूरी बटे कुल समय। यहाँ पर समय नहीं आएगा एवरेज के लिए। वेलोसिटी में हम निकालेंगे v1, v2, v3 अपॉन 3। यहाँ पर वेलोसिटी 3 पार्ट में डिवाइड करी गई थी और उसी को हमने यहाँ पर 3 हिस्से लिख दिए। अगर वेलोसिटी 2 पार्ट में डिवाइड होती तो डिवाइडेड बाय 2, अगर 4 पार्ट में डिवाइड होती तो डिवाइडेड बाय 4। ये हो गया एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। ओके, एवरेज वेलोसिटी का मात्रक जो होगा वो वेलोसिटी अपॉन उसके जो जितने भी टुकड़े आपने किए हैं वेलोसिटी के उसका डिवाइडेड। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हुआ, मीटर पर सेकेंड। ओके, वेलोसिटी जिस तरह से एक सदिश राशि है, एवरेज वेलोसिटी भी एक सदिश राशि के अंडर में ही आएगी। ओके, अब बात करते हैं दोस्तों त्वरण की, एक्सीलरेशन की। दोस्तों हमने देखा कि वेलोसिटी भी हर पॉइंट पर चेंज हो रही है। इसे हम आपको एक एग्जांपल से बता देते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप कानपुर से दिल्ली जाते हैं बाइक से या कार से, किसी भी तरह से, तो वहाँ पर आप रास्ते भर में क्या एक समान वेलोसिटी से चल रहे होंगे? कहीं पर आपने समय कम लिया होगा, आपने वेलोसिटी को तेज किया और डिस्टेंस ज़्यादा कवर करी होगी, और कहीं पर आपको वेलोसिटी जो है कम करनी पड़ी और उसी के संग संग आपने जो है अपनी डिस्टेंस को जो कम किया, टाइम को ज़्यादा कर लिया। यानी कि वेलोसिटी भी हर पॉइंट पर चेंज हो रही है और इसी चेंज को हम वेग के परिवर्तन की दर से निरूपित करेंगे, और यही वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। अब दोस्तों आप अभी कहेंगे कि हमने अभी इसी परिवर्तन को एवरेज वेलोसिटी में भी बताया आपको, तो अभी हम ये वेग के परिवर्तन की दर कहाँ से ले आए? तो फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए आप बाइक चला रहे, आपने अपनी जो आपकी बाइक को अगर आपको स्पीड तेज करना है तो आप हमेशा हाथ को यूं करते हैं और यूं करते ही आपकी स्पीड तेज हो जाती है, और जैसे ही आप यूं करते हैं आपकी बाइक की स्पीड जो है कम हो जाती है। तो दोस्तों ये क्या है, ये और ये
एक्चुअल में यही त्वरण है, यही एक्सेलरेशन है जो आप अपनी बाइक पर यू कर रहे हैं। आपने वेलोसिटी बढ़ा दी, अपनी वेग बढ़ गया आपकी गाड़ी का। ये क्या हुआ, वेग बढ़ गया तो समय कम लगेगा, दूरी ज़्यादा हो जाएगी। और अगर आपने ये किया, समय ज़्यादा लग जाएगा, दूरी कम मिलेगी आपको। तो ये जो पॉइंट है, ये तो एवरेज वेलोसिटी आपको नहीं दे रही थी ना, इसी पॉइंट को, इसी चीज़ को त्वरण कहते हैं। यानी कि एक सिग्निफिकेंट अमाउंट, कोई एक आपको मतलब एक सिग्निफिकेंट अमाउंट में, लेकिन आपने एक फोर्स लगाया इस तरह से और आपकी गाड़ी की वेलोसिटी बढ़ गई। तो अभी हम फोर्स तो डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अभी हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि हमने क्या चीज़, क्या वैल्यू दिया और हमारी वेलोसिटी बढ़ गई। तो यही पॉइंट जो है, यही चीज़ आपकी त्वरण कहलाती। अगर आपने इसको इंक्रीज किया त्वरण को, तो वेलोसिटी बढ़ गई, और अगर आपने इस पॉइंट को डिक्रीज किया यानी कि कम किया, तो वेलोसिटी कम हो गई। यही है वेग परिवर्तन की दर। अब इसको कैसे हम फॉर्मूला में बताते हैं वो हम आपको बता देते हैं। जो हमारा प्रारंभिक वेग है, अक्सर प्रारंभिक वेग 0 से ही शुरू होता है, और कहीं पर मान लीजिए हम बीच से कहीं से कैलकुलेट करने जा रहे हैं। मान लीजिए आपने गाड़ी कानपुर से दिल्ली चलाने के लिए स्टार्ट करी, तो गाड़ी स्टार्ट करी ना 0 से ही तो चलाना शुरू किया। ऐसा तो है नहीं आपकी गाड़ी पूरा टाइम चलती रहती है, आप बस बैठ गए जाकर के उस पर और आपने दिल्ली के लिए भगा दी गाड़ी। ये तो करते नहीं आप। मैक्सिमम टाइम्स में हमारी जो प्रारंभिक वेलोसिटी होती है वो जो होती है 0 ही होती है, पर कुछ जगह पर अगर हम उसे कहीं बीच से मेजर करना शुरू करें तो वहाँ पर स्टार्टिंग वेलोसिटी जो होगी वो कुछ न्यूमेरिक वैल्यू के संग में होगी। अक्सर ये न्यूमेरिकल्स में ही आपको मिलेगा, एग्जैक्ट लाइफ में ऐसा नहीं होता है। प्रारंभिक जो होता है वेग वो हमेशा 0 ही होता है। आपको पता है कि प्रारंभिक वेग मैक्सिमम कंडीशंस में 0 ही होगा या फिर कम होगा, और अंतिम वेग जो होगा वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ होगा, ज़्यादा होगा कम होगा, ये तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। तो त्वरण के लिए जो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो ये होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग डिवाइडेड बाय लिया गया समय। क्या समझे आप? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग डिवाइडेड बाय लिया गया समय। त्वरण को हम शो करते हैं ए से, और वेग जो अंतिम होगा उसको वी से, स्टार्टिंग वेग को हम शो करेंगे यू से, और टाइम आपको हमेशा टी से निरूपित करते हैं। तो a इज इक्वल वी माइनस यू अपॉन टी। ये हो गई वेग में परिवर्तन की दर यानी के त्वरण। ओके, अब दोस्तों जिस प्रकार विस्थापन एक सदिश राशि थी, वेग एक सदिश राशि थी, उसी प्रकार त्वरण भी एक सदिश राशि ही है। ओके, अब बात करते हैं, अगर आप, अभी मैंने आपको 2 तरीके बताए थे कि आपने यूं किया तो वेलोसिटी डाउन हो गई, यूं किया तो वेलोसिटी बढ़ गई। ये क्या चीज़ थी दोस्तों? हम बात करेंगे कि अगर हमारा जो अंतिम वेग है वो ज़्यादा आता है, यानी कि अगर त्वरण पॉजिटिव आता है, मान लीजिए अंतिम वेग ज़्यादा है, प्रारंभिक वेग कम है, तभी तो उनका जब हम माइनस करेंगे, सब्सट्रैक्शन करेंगे, तो वो पॉजिटिव आएगा और टी से डिवाइडेड हो जाएगा। और यदि ये त्वरण निगेटिव आता है तो हमारी जो वेलोसिटी है, लास्ट वेलोसिटी, वो कम हो गई, यानी कि आखिरी में आकर के उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कम हो गई, उसकी चाल या उसका वेग जो है वो धीमा हो गया। ओके, जब हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं तो उस पॉइंट पर उसको हम एक्सेलरेशन ही कहते हैं, और जब हम निगेटिव एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो उसे हम एक और टर्म से शो कर सकते हैं, उसे कहते हैं रिटार्डेशन यानी कि मंदन। जब आपने पॉजिटिव वेलोसिटी करी, यानी कि आपने वेलोसिटी इंक्रीज करी, पॉजिटिव एक्सेलरेशन दिया, तो वो हो गया त्वरण, और जब आपने इसको नेगेटिव में लिया तो ये हो गया रिटार्डेशन यानी कि मंदन। आप खुद समझ लीजिए, मान लीजिए आपकी लास्ट वेलोसिटी जो है ज़्यादा है, यानी कि आपने अपनी स्पीड को बढ़ाए रखा था, और अगर आपकी जो त्वरण है, लास्ट वेलोसिटी कम है प्रारंभिक वेलोसिटी से, प्रारंभिक वेग से, तो वहाँ पर आपका त्वरण निगेटिव आएगा। ये एक सिग्निफिकेंस है कि आपकी गाड़ी जो है वो कहीं ना कहीं धीमी हुई होगी, आखिरी में जाकर रुकी जाएगी। तो ये क्या स्थिति हुई? मंदन की। और जहाँ पे वेलोसिटी बढ़ रही है वो क्या हुआ? त्वरण। त्वरण यानी कि पॉजिटिव और मंदन यानी कि निगेटिव।
मंदा ने आपको कहीं शो नहीं करना है, ये मैंने आपको सिर्फ बताने के लिए बताया कि निगेटिव एक्सेलरेशन को हम एक टर्म में रिटार्डेशन भी कहते हैं। ओके, तो चलिए आज की हमारी ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। हमने आज जो भी कुछ सीखा है उसको एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। आज हमने जाना गति की अवधारणा, विराम की अवस्था, और उसके संग में हमने जाना कि मूल बिंदु की अवधारणा कहाँ से आई। फिर हमने सरल रेखीय गति को जाना। उसके बाद हमने सीखा एक समान गति, असमान गति। इसी के साथ हमने जाना दूरी और विस्थापन को। फिर हमने देखा चाल और वेग, फिर एवरेज स्पीड यानी कि औसत चाल, फिर औसत वेग, और इसके बाद लास्ट में हमने डिस्कस किया त्वरण के बारे में। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।